शाम का वक्त था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लूट रहे थे। बच्चे भी खेल कूद कर अपने घरों की तरफ जा रहे थे कि अचानक गांव में कोहराम मच गया। हर तरफ चीख पुकार गूंजने लगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिस तरफ शोर था, बस हर किसी ने इस तरफ दौड़ लगा दी। बच्चे नौजवान से दौड़ते हुए आवाज की समत भाग रहे थे। कुछ दूर जाकर लोगों ने देखा कि एक मकान से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर लोगों ने अपने घरों की तरफ भागने में ही अपनी आफियत समझी। आखिर वो घंटे के बाद वो खतरनाक किस्म की आग खुद ब खुद बुझ गई। अब अंधेरा भी काफी छा चुका था और वो मकान बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा था। जिस मकान में आग भड़क अलिफाटे थी, वो काफी पुराना मकान था। इसकी दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ती जा रही थीं। इस मकान में कोई रहता भी नहीं था। पहले यहाँ एक हिंदू खानदान आबाद था। उनके जाने के बाद वो मकान बरसों तक खाली रहा। फिर एक सरकारी अफसर ने इस मकान की मरम्मत कराई और आबाद हो गए। वो यहाँ एक साल भी नहीं रहे थे कि दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, क्योंकि इस घर में आए रोज अजीब और खतरनाक वाकयात होने लगे थे, जिससे तंग आकर उन्हें मकान ये छोड़ना पड़ा। अब इस मकान में परिंदों की आवाज के अलावा कोई चीज सुनाई नहीं देती और न कोई इस मकान की जानिब जाता था। इस दिन के बाद ऐसे वाकयात इस जगह का मामूल बन चुके हैं। कभी खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं, तो कभी किसी भयानक शक्ल वाले आदमी को इस घर में दाखिल होते देखा जाने लगा। जीशान का दीनदार घर इना भी इसी गांव में था। वो 18 साल का खुशशक्ल, खूबसूरत और निडर लड़का था। वो भी अपने बुजुर्गों की तरह हाफिज कुरान और वज़ाइफ का आमिल था। जब से जीशान ने इस मकान में ऐसे वाकयात की खबरें सुने तो उसे इसके अंदर जाने और पूरी तफसीलात हासिल करने का जुनून सवार हो गया। एक दिन जीशान मामूल से पहले अलिफाटे और नमाज अदा करके नाश्ता किए बगैर ही इस खौफनाक मकान की जानिब चल पड़ा। इसके ज़हन में अजीब और गरीब ख्यालात आ रहे थे, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और चलता रहा। जब वो मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी, रुक जा नादान लड़के, वरना तेरा हश्र बारा होगा। पहले जीशान ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब दूसरी बार आवाज आई तो जीशान समझ गया कि वाकई इस घर में जिन्नात हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, जिसने तमाम मखलूकात को पैदा किया और जो हमेशा रहने वाला है। जीशान ये कहते हुए अंदर दाखिल हो गया। मकान में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा चुकी थी और परिंदों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी। खामोशी इतनी थी कि जीशान अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज से जीशान चौंका और पीछे देखने पर मजबूर हो गया, लेकिन वहां किसी चीज का नाम निशान तक नहीं था। जीशान चुप न होकर एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते इसे अचानक ख्याल आया कि कुछ दिन पहले तो इस घर में आग लगी थी, लेकिन अब तो राख तक नजर नहीं आ रही। जीशान अभी इसी सोच में ही डूबा हुआ था कि पीछे से किसी ने इसकी गर्दन पर हाथ से जोरदार ज़रब लगाई और सख्ती से पकड़ लिया। वो अपनी सांसें रुकती हुई महसूस करने लगा। गिले पर दबाव की वजह से इसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। जीशान ने घूमते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन आजाद कराई और नीचे बैठकर खांसने लगा, लेकिन चंद लम्हों बाद ही अलिफाटे कर खड़ा हो गया और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। हैरत की बात यह भी कि वहां कोई साया भी नजर नहीं आया था, सिर्फ गैबी हमला हुआ था। हिम्मत है तो सामने आओ, छप कर क्यों वार करते हो? जीशान ने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली, क्योंकि वो भूखे पेट ही यहाँ चला आया था। जीशान के कहते ही इस घर में कहकहे गूंजने लगे और आवाज आई, नादान लड़के, अब भी वक्त है, वापस चला जा, वरना अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म करके ही जाऊंगा। आए दिन गांव में तमाशा बनाया हुआ है और ये सब गांव वालों को तंग किया हुआ है, जीशान ने गरजदार आवाज में कहा, और ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरा घर हल रहा हो। जीशान ने बड़ी मुश्किल से खुद कर गिरने से बचाया और कमरे की जानिब बढ़ने लगा। नादान लड़के, कमरे की तरफ मत जाना, वरना तेरा हश्र बहुत भयानक होगा। आवाज को सुनकर जीशान और भी तेजी से कमरे की जानिब लपका, लेकिन ठोकर लगने से दरमियान में गिर गया। शानो, हिम्मत है तो सामने आओ। जीशान ने यह कहकर दिल में कोई वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद दीवार से एक चमगादड़ नमूदार हुई जो जीशान पर झपटी। जीशान का वजीफा भी मुकम्मल हो चुका था, इसलिए इसके फूंक मारने की देर थी कि चमगादड़ दीवार से टकरा कर तड़पने लगी
اور کچھ دیر بعد غائب ہو گئی۔ ذیشان کی ہمت بندھی اور پھر سے کمرے کی طرف چلنے لگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ذیشان کی نظر ایک مورتی پر پڑی جو لال آنکھوں والی بڑی بھیانک مورتی تھی۔ ذیشان نے اس مورتی کو ہاتھ لگانا چاہا لیکن اس نے ہاتھ جیسے ہی قریب کیا تو اسے ٹانگ میں شدید درد کا احساس ہوا اور اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی جس سے پورا گھر لرزا اٹھا۔ ذیشان کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا کہ مورتی کو ایک بھیانک اور زہریلے سانپ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور وہ سانپ پوری طرح اس مورتی سے جکڑا ہوا ہے۔ ذیشان نے کچھ پڑھنا شروع کیا تو سانپ مورتی کو آزاد کرتے ہوئے ذیشان کی طرف بڑھنے لگا۔ سانپ کے قریب آتے ہی ذیشان نے پھونک ماری اور سانپ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر غائب ہو گیا۔ اب ذیشان مورتی کی طرف بڑھا اور اسے سر سے بھی اوپر الفاٹے کر زور سے نیچے پھینکا۔ مورتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ مورتی کے ٹوٹتے ہی گھر میں زوردار دھماکہ ہوا اور کئی بھیانک چیخوں کے ساتھ ہی پورا گھر بھی غائب ہو گیا۔ چیخیں ختم ہونے کے بعد جب ذیشان نے آنکھیں کھولیں تو وہ یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ وہ کمرے کے بجائے خالی میدان میں کھڑا تھا اور گھر کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میدان ایسے پڑا ہے اور وہاں کبھی گھر تھا ہی نہیں۔ اس وقت دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے اور ذیشان کو بھوک بھی ستار ہی تھی، اس لیے اس نے گھر کا راستہ لیا اور کھانا کھا کر آرام سے سو گیا۔ شام کو جب سو کر الفاٹے تو اس نے لوگوں سے یہ بات سنی کہ واقعی مکان کسی غیبی طاقتوں کا گڑھ تھا جو اب غائب ہو گیا۔ لوگ دور کھڑے ہو کر اس مکان والی جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے مختلف باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں ذیشان بھی شامل ہو گیا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ یہ سب ذیشان کا کارنامہ ہے۔ ذیشان لوگوں کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ اس گاؤں کا چھپار ستم آج تک نامعلوم